थंडरबोल्ट्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे हम देखते हैं कि थंडरबोल्ट्स की टीम को क्योंकि इतने टाइम से कोई मिशन नहीं दिया जा रहा होता है तो उनका दिमाग थोड़ा सा सटक गया होता है और वो इधर से उधर अलग अलग मिशन में जा रहे होते हैं ताकि अपने खाली हाथों को कुछ खून लगा सकें। लेकिन इस बात का एहसास नॉर्मन ऑसबॉर्न को हो जाता है और अब वो फैसला करता है कि इनको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी और एक खतरनाक किस्म के मिशन पर भेजने वाला है। और उनको वहाँ पे जो एक फाइल दी जाती है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिनसे उनको मुकाबला करना है और वो कोई और नहीं बल्कि एजेंट्स ऑफ एटलस होते हैं। अब आगे तो कहानी हमारी वहीं से शुरुआत होती है मैक्सिको की गल्फ के कहीं ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये जहाज में अपने बैठ के जा रहे होते हैं और आपस में डिस्कशन वगैरह कर रहे होते हैं। और वहाँ पे पैलेडिन कहता है कि ऑल राइट गाइस, ये सारी की सारी फाइल्स तो मैंने पढ़ ली है जो हमारे टारगेट के बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए ऑसबॉर्न को एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो वहीं से मिस्टर एक्स बोलता है, ओ हाँ, मैं तो कसम से भूल ही जाता हूँ कि तुम लोग के पास उस किस्म का दिमाग ही नहीं है जो कि फाइट के बीच कुछ प्लान कर सको। और कहता है कि अगर डायरेक्टर ऑसबॉर्न को हमारे ऊपर ज़रा सा भी शक होता तो कभी भी हम इस मिशन पे नहीं भेजते हैं। उनके हिसाब से हम मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हैं, तो इसलिए ये मिशन हमारे लिए बिल्कुल सही है। कहता है स्कर्ज, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इस पर जो है बॉस से ही डायरेक्ट बात करना चाहूँगा। मैं सुनना चाहता हूँ कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि जब उनका जहाज़ यहाँ पे लैंड होता है तो दरअसल यहाँ पे ऑसबॉर्न इनसे खुद मिलने के लिए आया हुआ होता है। तो कहता है कि जेंटलमैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रात मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आज तुम लोगों को यहाँ पे एक नए मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाने आया हूँ जो कि इस टीम का हिस्सा बनेगा। तुम इसको पहले वॉल स्मैशर के नाम से जाना करते थे, तो प्लीज़ अपने नए थंडरबोल्ट का स्वागत करो अपनी टीम के अंदर, मैक्स मैक्रोम का, जो कि फील्ड के अंदर जाने जाएंगे द ग्रिजली के नाम से। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ पे ग्रिजली नाम का एक आदमी लेकर आया जिसका असली नाम मैक्सवेल मैक्रम है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि बहुत ड्यूरेबल और स्ट्रेंथफुल इंसान है ये, और इसको बेसिकली थंडरबोल्ट्स की टीम इंट्रोड्यूस करवा रहा है ताकि वो इस मिशन पर इनका साथ दे सके। और कहता है कि मैक्रम के पास इस वक्त जो है एटलस फाउंडेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो जो है सारे का सारा एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करेगा जो तुम्हें उस फाइल में जो है कुछ चीज़ें मिसिंग लग रही थी। तो यहीं से पैलेडिन पूछता है, तो बॉस आप मुझे ये बताइए, क्या आप चाहते हैं कि हम इन सब का काम तमाम कर दें? तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इनको एग्जिस्टेंस से ही मिटा दो पैलेडिन। इन लोगों ने मेरे साथ एक आम डील करने की कोशिश करी थी और उन्होंने उस डील के बीच मुझसे गद्दारी करी। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। मैं तो बस यही ख्वाहिश कर रहा था कि मैं भी तुम लोग के साथ इस मिशन पर चलूँ। जब तुम उन लोगों का काम तमाम कर रहे हो तो मुझे भी साथ होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो इसलिए तुम लोग फ़ौरन निकलो तो उनका काम तमाम करने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ऑसबॉर्न यहाँ पर एटलस फाउंडेशन को मरवाने के लिए भेज रहा है। अब अगर आपको एटलस फाउंडेशन के बारे में नहीं पता कि ये कौन है और अब तक मैंने इसका जिक्र चैनल पे क्यों नहीं किया, तो इसके लिए थोड़े से दो रीज़न्स आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये टीम जो एक बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब टीम है जिसका कोई ओरिजिन हमें सही से नहीं बताया गया है, इसकी कोई पब्लिकेशन वो सही से नहीं है, बस ये कभी भी कहीं भी कॉमिक्स में टपक जाते हैं और अचानक आ जाते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि ये ग्रुप है जिनके अंदर सुपर ह्यूमन बींग्स हैं और वो छुप के काम करते हैं। तो मैंने डार्क रेन के अंदर सीरीज़ को इसलिए स्किप कर रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रिजली वगैरह भी इनकी टीम को ज्वाइन करते हैं और वो लोग वहाँ से आगे निकलते हैं और वो उनको बेसिकली बताना शुरू करता है एटलस फाउंडेशन के हवाले से। और कहता है कि ओके टी-बोल्ट्स लिसन अप, एटलस जो है अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है और वो हर तरह की चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है। सबसे पहले एटलस फाउंडेशन जो है वो येलो क्लॉ ने बनाई थी, ये उसी का आइडिया था। तो तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है। और कहता है कि ये बात पुरानी हो चुकी है जब इसको येलो क्लॉ चलाया करता था, लेकिन अब ये चलाता है जिमी वू, जो कि शील्ड का ही पुराना एजेंट है, लेकिन इसको एटलस फाउंडेशन इनहेरिट कर दी गई थी और उसने अपने करीब कुछ अपने साथियों को रखा हुआ है जिसको वो इनर सर्कल ऑफ एटलस फाउंडेशन के नाम से बुलाया करता है। और अगर हम खासकर उनकी बात करें तो मैं उनका इंट्रोडक्शन देते चलता हूँ। सबसे पहले इनकी टीम की जो बिग गन है वो एक एटलांटियन है और उसका नाम नमोरा है। ये अपने कज़न की तरह उड़ सकती है, बड़ी बड़ी चीज़ें फेंक सकती है और बहुत ज़्यादा ताकतवर काम कर सकती है। ये बिल्कुल अपने कज़न नेमोर की तरह, यानी कि एक टाइम बॉम्ब की तरह, और उसके ऊपर ये एक औरत है, तो तुम समझ ही सकते हो। और उनका दूसरा साथी जो इस टीम के अंदर है इसका नाम है केन हेल और ये कहलाता है गोरिल्ला मैन के नाम से। तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि इसको गोरिल्ला मैन क्यों कहा जाता है। जोक्स असाइड, लेकिन ये एक ज़बरदस्त किस्म का वेपन एक्सपर्ट है। इसकी हर तरह के वेपन्स को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चला सकता है।
इस लड़के की अगर बात करें तो ये एक तरह का वीडियो है, हमें नहीं पता इसकी क्या पावर्स है और क्या नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर वक्त सामने नहीं होता है। ये हमेशा इनके एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद उसको उड़ा रहा होता है और इसको ये लोग यूरेरियन के नाम से बुलाते हैं। हमें इतना पता है कि ये इनका साइंस गाय है और किसी किस्म का टेलीपैथ भी है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथ ये नहीं है, इसके बारे में मैं बहुत श्योर हूँ। M11, इसके पुराने लुक्स पे बिल्कुल भी मत जाना। ये रोबोट जितना ज़्यादा डम नजर आता है इतना बिल्कुल भी नहीं है, और शायद इसको बनाने के पीछे यही रास्ता कि लोग इसको देख के गुमराह हो जाएं। लेकिन ये रोबोट बहुत ही खतरनाक किस्म का है। इसके पास एक डेथ रे आई है, इलेक्ट्रिक आर्म्स हैं, और वो आर्म्स इसके एक्सटेंड भी हो जाते हैं, और चाहे तुम उसको कितना भी कैसे भी तोड़ने की कोशिश क्यों ना कर लो, ये अपने आप को किसी न किसी चीज़ से ज़रूर वापसी बना लेता है। और इनके टीम के आखिरी मेंबर और इसके चेहरे पे बिल्कुल भी मत जाना, इस प्रीटी फेस के पीछे बहुत कुछ छुपा पड़ा है। ये दरअसल एक एक्चुअल सायरन है ग्रीक मिथोलॉजी से। इसकी आवाज़ ऐसी है, अगर ये एक बार गाना शुरू कर दे तो तुम उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये अपनी आवाज़ के जादू में बड़े से बड़े शख्स को घुटनों पे ले आती है। तो इसलिए जब हम फील्ड के अंदर मौजूद होंगे तो सबसे पहले हमें इसी को निपटाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस तरह आप लोग को भी अब समझ में आ गया होगा कि एटलस फाउंडेशन कौन है और उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन अब आप लोगों को हो नहीं रही होगी। तो यहीं से स्कर्च पूछता है, तो खैर मुझे ये बताओ कि हम लुजियाना जा रहे हैं जहाँ पे ऑसबॉर्न हमें भेज रहा है, तो क्या वो उनका कोई हेडक्वार्टर है? तो ग्रिजली बताता है कि इस बारे में कोई नहीं जानता कि उनका असल बेस कहाँ पे है। उनके बहुत ज़्यादा बेस ऑफ ऑपरेशन ज़रूर मौजूद हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये उनमें से उनका एक बेस है जहाँ पे केमिकल वॉरफेयर की चीज़ें वो लोग बना रहे हैं। और तो ऑसबॉर्न के मुताबिक उसको खबर मिली है कि यहाँ पे हो सकता है कि वो आज रात आने वाले हैं और यहाँ पे कुछ काम वाम उनका होने वाला है। तो बेसिकली हमें उनसे पहले उनकी फैक्ट्री पे पहुँचना है, उस फैक्ट्री को उड़ाना है और फिर उनसे मुकाबला करना है। और यही से हम देखते हैं स्कर्ट जो है अपनी रिकॉन टीम को ऑर्डर देता है कि वो लोग अंदर घुसें, जिसके अंदर एंटमैन और गोस्ट हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं किसी भी जगह को इन्फ्लेरेट करने के लिए। और हम देखते हैं कि अंदर यहाँ पे कुछ जो है साइंटिस्ट वगैरह मौजूद होते हैं जो कि किसी खतरनाक चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और वो कहता है कि ज़रा आराम से, तुम्हें याद है जब आखिरी बार हमारे साथी के ऊपर गिरा था उसका क्या हाल हुआ था? तुम क्या मजाक कर रहे हो? बिल्कुल मेरे सामने की बात है, मैंने उसको अपनी आंखों के सामने मेल्ट होते हुए देखा था यार, मैं वैसी गलती कभी नहीं करने वाला हूँ। और इस तरह हमें बस यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो भी चीज़ है काफ़ी खतरनाक चीज़ है और रेडियो एक्टिव है। और यहीं से हम देखते हैं कि एंटमैन भी यहाँ पे घुस के अपनी पोजीशन ले लेता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ स्कर्च, और तुम्हारे ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। और यहीं से पैलेडिन बोलता है कि तुमने अभी भी मुझसे ये कहा था कि एटलस फाउंडेशन इस बारे में जानती भी नहीं है कि ये जगह उनकी है। तो ग्रिजली कहता है कि प्रॉब्लली नॉट, मतलब वो जब चार्ज के अंदर आया तो उसको नहीं पता था कि एटलस फाउंडेशन कितनी ज़्यादा बड़ी है और कितनी गहरी है, लेकिन जो जो चीज़ें उसके पास थी मौजूद उसने सबको लगाने की कोशिश करी है कि वो अपने पुराने और गंदे धंधे बंद करने की कोशिश करे। तो हो सकता है कि इस बारे में उनको पता हो और इसी वजह से ऑसबॉर्न ने हमें यहाँ पे भेजा है। तो अगर हम इनका इस तरह का कोई बहुत बड़ा सा बेस को जो है बर्बाद करेंगे तो यहाँ से इनके एजेंट जो है ज़रूर एटलस फाउंडेशन तक मैसेज पहुँचाएंगे और वो बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। लेकिन हम देखते हैं पीछे से पैलेडिन बोलता है कि ज़रा खामोश, मुझे कुछ आवाज़ आ रही है। और हम देखते हैं कि पीछे से मिस्टर एक्स आता है और बोलता है कि मैंने कुछ मूवमेंट सुनी थी इनकी, और अगर तुम लोग यहाँ पे औरतों की तरह लड़ना बंद करते तो शायद तुम लोग कुछ कर पाते। मैंने इन दोनों को निपटा तो दिया, लेकिन लगता है कि इन्होंने जो है रेडियो पे इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। तो वहीं से स्कर्च पूछता है कि गोस्ट, एंटमैन, अब तुम लोग कितना करीब हो? मैं तकरीबन सारे के सारे चार्जेस लगा चुका हूँ स्कर्च, बस मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो स्कर्च बोलता है कि ठीक है, फिर इंतजार किस बात का है, फ़ौरन वहाँ से आगे बढ़ो। और यही से हम देखते हैं कि यहाँ पे गोस्ट जो है एक इंजेक्शन उठाता और कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन वहीं से स्कर्च बोलता है कि उस स्ट्रक्चर को फ़ौरन एग्जिट करो, हम लोग उस बिल्डिंग को अभी इसी वक्त उड़ा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और एजेंट भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो स्कर्च बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब हमारे पास टाइम नहीं है, मैं 5 की गिनती पे उसको उड़ा दूंगा। लेकिन यहीं पे गोस्ट और एंटमैन भागते हुए निकल रहे होते हैं, और एंटमैन बोलता है कि ज़रा सब्र करो, हम लोग अभी भी अंदर ही मौजूद हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी होती है। तो गोस्ट बोलता है कि एंटमैन मेरा हाथ पकड़ो, और हम देखते हैं कि वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका होता है। और यहीं से ग्रिजली बोलता है कि वो लोग वहाँ से बाहर आ गए हैं, मैं किसी के भी सिग्नल को सुन नहीं पा रहा हूँ। तो एंटमैन बोलता है कि हाँ हम बाहर आ गए हैं, और ओनली थैंक्स टू गोस्ट, तुमने तो तकरीबन मुझे मरवा ही दिया था, इतनी सारी जलती हुई ब्रिक्स मेरे पेट के अंदर से होते हुए गई हैं अभी। तो वहीं पर स्कर्च उसको चमाट मारता और कहता है कि कभी भी अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर सवाल मत उठाना, मुझे इस बारे में पता था कि गोस्ट तुम्हें बचा लेगा, इसीलिए मैंने वो ऑर्डर्स दिए थे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि गोस्ट वहाँ पे एंटमैन को पकड़ के वो इंजेक्शन उसके अंदर घुसा देता है। तो वो कहता है कि अरे रुको, मुझे पॉइजन क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मैं आइंदा ऐसे बात नहीं करूँगा। लेकिन गोस्ट बोलता है कि ये कोई जहर नहीं है, उस पूरी की पूरी फैक्ट्री के अंदर एक खतरनाक किस्म का केमिकल फैला हुआ था जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर एक बार वो केमिकल हमारी हड्डियों के अंदर उतर गया तो एक जंगली मछली की तरह वो हमारी हड्डियों को खाना शुरू कर देगा। लेकिन मेरा जो सूट है वो मुझे इन सारी की सारी रेडिएशन से बचा के रखता है, लेकिन तुम लोग इस एंटीडोट के बगैर जिंदा नहीं रह पाओगे। और हम देखते हैं कि सारी की सारी टीम उसकी तरफ देख रही होती है। तो गोस्ट कहता है कि जेंटलमैन प्लीज़, तुम लोग मुझ पर जो है भरोसा कर सकते हो, तुम लोग देख रहे होगे हमारे चारों तरफ येलो गैस फैलना शुरू हो गई है, और अगर अभी तक मैंने एंटमैन को ये सिरम नहीं दिया होता तो वो एक बहुत बड़े रिस्क के अंदर होता। तो यहीं से हम देखते हैं कि सब एक एक करके आगे आ रहे होते हैं उस इंजेक्शन को लगवाने के लिए। और हम देखते हैं हेडमैन बोलता है कि ठीक है, वैसे मुझे एक दूसरे की सुइयाँ एक्सचेंज करने में बहुत बुरा लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कोई बीमारी ना हो लड़के।
यहीं से ग्रिजली बोलता है कि अपने अपने वेपन्स को तैयार कर लो, हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुंचे हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एटलस फाउंडेशन का जहाज उनके ठीक सर के ऊपर होता है और वो लोग वहाँ से जो है हमला करना शुरू करते हैं और इस तरह एटलस फाउंडेशन जो है इनके सामने आती है। और यहीं से नमूरा कहती है, लगता है कि हमारा आज यहाँ पे इंतजार हो रहा था। तो गोरिल्ला मैन बोलता है कि हाँ, लगता तो बिल्कुल ऐसा ही है, हमें इस बारे में पता नहीं था, लेकिन खैर अब हम यहाँ आ गए तो इनसे निपट ही लेंगे। और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑसबॉर्न के आदमी हैं, लेकिन ऑसबॉर्न ने सिर्फ 5 ही लोगों को भेजा हमें पकड़ने के लिए। बड़े अफसोस की बात है, हमें जो इनको जल्द से जल्द पकड़ना होगा, तो क्यों ना हम वीनस परफॉर्मेंस को इस्तेमाल करें। और इस तरह हम देखते हैं वो बोलती है वीनस, ओ जरा एक मिनट, मुझे अपना गला साफ करने दो। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वीनस जो है बेसिकली अपना गला साफ करती है और ज़बरदस्त किस्म से गाना शुरू करती है, जिसके गाने के चक्कर में सारी की सारी टीम यहाँ पे हिप्नोटाइज होकर रह गई होती है। और यहाँ पे हेड्समैन, पैलेडिन या जो कोई भी मौजूद होता है वो सब बस उसकी बातों में होता है। तो वहीं से ग्रिजली बोलता है कि मैंने तुम इडियट्स को कहा था ना कि अपने कान बंद कर लेना, लेकिन एक्स कहता है कि यहाँ से चले जाओ फुलिश इंसान, उसकी आवाज़ सुनो कितनी खूबसूरत है। और इस तरह हम देखते हैं कि पैलेडिन को यहाँ पे औरतें नजर आ रही होती हैं और वो अपनी अजीब और गरीब दुनिया के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्कर्ज होता है उसके दिमाग के अंदर बेसिकली उसको वही नाइटमेयर्स नजर आ रहे होते हैं जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये उसको वो लोग नजर आ रहे हैं जिसको वो अब तक मार चुका है और बेसिकली वो उसको हॉन्ट कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से स्कर्ज का जो असर है इसके ऊपर बिल्कुल उल्टा होता है और वो यहाँ पे अंधाधुंध जो है फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसके बीच वीनस आ जाती है और जिमी वू उसको बहुत मुश्किल से बचाता है। और वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा और मेरी आवाज़ ने उसको इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे दिला दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे वो चुप होती है तो सबकी इमेजिनेशंस गायब हो जाती हैं। और ग्रिजली बोलता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम करा है स्कर्ज। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे नमूरा आती है और स्कर्ज को एक जोरदार पंच मारती है जिससे वो बहुत दूर उड़ के जाता है। और अगले बार हम देखते हैं कि नमूरा वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा दरख्त निकाल रही होती है और कहती है कि ग्रिजली, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, डू यू रिमेंबर द लास्ट टाइम कि मैंने तुम्हारी किस तरह से शामत बुलाई थी। और इस तरह हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा सा पेड़ निकाल के यहाँ पे ग्रिजली के मुंह पे मारती है और यहाँ पे मिस्टर एक्स पहुँचता और कहता है कि वाकई में तुम एक कमाल की औरत हो। और यहीं से पैलेडिन आता और कहता है कि मुझे माफ़ करना, खूबसूरत औरतों पे अटैक करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर करना ही पड़ेगा। और वहाँ पे अपनी हीट गन जो है उसके ऊपर चलाता है, लेकिन वो एक ही चमाट मारती है और पैलेडिन कहीं दूर उड़ के जाता है और कहती है तुम लोगों ने मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट कर दिया है, अब मैं और नहीं होने वाली हूँ। तो मिस्टर एक्स बोलता है कि देखा पैलेडिन, अगर तुम खूबसूरत औरतों पर अपनी बेकार सी हीट गन इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें बदले में यही मिलेगा। मैं जो हूँ असली काइंड को प्रेफर करता हूँ। और वो बेसिकली वहाँ पे जो है असली की गोली लाता है और उसके मुंह पे फायर करता है। लेकिन नमूरा, आपको पता है कि ये नेमोर की कज़न है और ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल और वनरेबल है और इसलिए उसको उन गोलियों से कुछ भी नहीं होता है। और कहती है उसकी तरफ देखते हुए, तुम इस बात को जान लो, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि असल में दर्द क्या होता है। और एक्स यहाँ पे उससे बचते हुए कहता है कि इस बात को मानता हूँ जान कि तुम बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा सकती हो, लेकिन मैं एक टेलीपैथिक हूँ और मैं तुम्हारे हर एक चीज़ को जो हूँ पहले से पहचान सकता हूँ कि तुम अगला कौन सा अटैक मुझ पर करने वाली हो। लिटरली यहाँ पे तुम्हारे सारे के सारे पंचेस मुझे एक नक्शे की तरह दिख रही है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्स की जान निकल जाती है और वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि यहाँ पे उनका M11 रोबोट जो होता है उसके अपने हाथों के बीच उसको दबा लेता है। और यहीं से गोरिल्ला मैन आता और कहता है, क्या हुआ बच्चे, अभी तो तुम्हारी बहुत आवाज़ निकल रही थी, अब तुम्हारी आवाज़ आना क्यों बंद हो गई है। हाँ, तो यहीं से एक्स बोलता है कि मैं अपनी तलवार से तुम्हारी खाल निकाल के अपनी दीवार पे लगाऊंगा। तो यहीं से वो बोलता है कि अच्छा बच्चे, ऐसी बातें नहीं किया करो, मुझे दुख होता है। इस जोकर की बत्ती जलानी पड़ेगी लगता है M11। और इस तरह हम देखते हैं कि M11 उसको अपने हाथों के जरिए एक ज़बरदस्त किस्म का शॉक देता है और गोस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है सारी की सारी चीज़ें देख रहा होता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि हेड्समैन भी आता है गोरिल्ला मैन के ऊपर अटैक करने के लिए और वो उससे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बचता है। और हेड्समैन कहता है कि अगर तुमने एक्स को मार दिया तो वेल ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा हेड्समैन स्टाइल के अंदर। लेकिन जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो वो अपने चारों तरफ एक ज़बरदस्त किस्म की शील्ड बना लेता है। और अगले पल हम देखते हैं कि नमूरा आती है और उसको ज़ोरदार साइड से मारती है और कहती है कि वाकई में बस तुम ही लोग इस टीम के अंदर, बेकार। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि स्कर्ज जो है अब वो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, एक तो अपने नाइटमेयर की वजह से और अब उसको ये बात तंग कर रही है कि आखिरकार उसको ऑसबॉर्न ने इस मिशन पे भेजा क्यों है, क्योंकि वो अपने आप से ये बोल रहा होता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार क्यों हमें जो है ऑसबॉर्न ने इस मिशन पे भेजा है जब ये सिचुएशन हमारे हाथ में बिल्कुल है ही नहीं, हम बिल्कुल यहाँ पे आउट नंबर्ड हैं, तो हम यहाँ पे कैसे लड़ सकते हैं। और यहीं पे उसके जो नाइटमेयर्स होते हैं उसको यही बता रहे होते हैं कि तुम एक नंबर 1 जो हो लूजर हो, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता है, चाहे तुम्हारे बॉस तुम्हें किसी भी मिशन पे क्यों ना भेज दें। और यहीं से हम देखते हैं कि गोरिल्ला मैन आके पैलेडिन को पकड़ता है और कहता है, ओह चलो अच्छी बात है, कम से कम मैं तुम्हें तो पहचानता हूँ, मुझे तुम्हारी फाइल्स के बारे में याद है पैलेडिन, तुम शील्ड में हुआ करते थे, मुझे याद नहीं है कि तुम कभी ऐसे इंसान थे जो ऑसबॉर्न के लिए काम करे। तो वो कहता है कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं इसके लिए काम करता हूँ और किसके लिए नहीं, ये एक प्राइवेट मामला है। और एंटमैन को हम देखते हैं जो यहाँ कहीं सब में छुपा हुआ होता है और कहता है कि ओ माय गॉड, लगता है फाइनली मेरा मोमेंट आ ही गया है, मतलब आज जो है थंडरबोल्ट की टीम यहाँ पे मारे जाने वाली है, मेरे पास एक यही मौका यहाँ से भागने का, आज रात ही जो है मैं इस कंट्री को छोड़ के चले जाऊँगा ताकि कल तक मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पर उन्होंने पूरी की पूरी थंडरबोल्ट की टीम को ठंडा कर दिया होता है
और यहीं से बोलता है जिमी वो क्या बॉब क्यों ना तुम इस एरिया के अंदर आके एक मेंटल स्कैन कर लो, मुझे तो इस बारे में भी नहीं पता था कि ये जगह जो है एटलस फाउंडेशन की है, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा था, वेपन्स या कुछ और। तो यहीं से वो गोरिल्ला मैन बोलता है कि ये कहना तो अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा है, ये पूरी पूरी जगह उड़ा चुके हैं। मेरे ख्याल से ये एक किस्म की चाल थी हमें यहाँ पे बुलाने के लिए ताकि ये लोग हमारे ऊपर अटैक कर सके। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे नमूरा जो है वो खांसना शुरू कर देती है। तो जिमी पूछता है कि क्या हुआ प्रिंसेस, कोई मसला है? तो कहती है कि मुझे नहीं पता लेकिन मेरे गिल्स जो है वो बहुत बुरी तरीके से चल रहे हैं। M11 तुम ज़रा इनको लेके जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ से स्कर्ज उठता है और अपना मास्क पहन रहा होता है और वो सब जो है आपस में जो है अजीब वो गरीब फील करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये सब इस केमिकल की वजह से हो रहा है। और अगले पल वहाँ पे यूरेनियन आता है और कहता है कि जिमी देखो मैंने स्कैन करा, इस जगह के अंदर एक खतरनाक किस्म का केमिकल कॉम्पोजिशन मौजूद है, तुम सबको फौरन इस वक्त जो है सॉसर के अंदर चलना होगा, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्कर्ज यहाँ पे खामोशी से इनके सारे एक्शंस को देख रहा होता है। यहाँ पे खतरनाक किस्म की गैस इस वक्त फैली हुई है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि अब तक वो तुम लोग के स्किन के अंदर भी घुस चुकी है, तो इसलिए हमें उसको फौरन क्योर करना होगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे स्कर्ज अपनी तलवार उठाते हुए सीधा जो है यूरेनियन की तरफ आता है और उसके पेट के अंदर अपनी तलवार मारता है, जिससे उसकी अंतड़ियाँ यहाँ से निकल के गिर जाती हैं। और हम देखते हैं इस तरह पूरी की पूरी टीम जो है वो भागते हुए स्कर्ज की तरफ आ रही होती है। टू बी कंक्लूडेड।